Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 24th of September 2021, Friday. Inspiration of the day is be not afraid of life, believe that life is worth living and your belief will help create the fact. आज के डिस्कशन में हम ये सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मीट रेटर्स नेक्स्ट वीक ऑन अपग्रेड। नेक्स्ट वीक फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से मीटिंग होल्ड करने जा रहे हैं। किस बात पर? इन ऑर्डर टू पिच फॉर सोवरेन रेटिंग अपग्रेड्स फॉर इंडिया एज पर द सोर्सेस। और अगर मोर स्पेसिफिकली बताया जाए तो बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं दे आर गोइंग टू मीट विद द मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज एज वी ऑल नो इज़ वन ऑफ द ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। अपार्ट फ्रॉम मूडीज इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं जैसे कि क्रिसिल, इकरा, केयर, S&P, बहुत सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं। बट कुछ ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी रेटिंग का किसी भी कंट्री के FDI इनफ्लो पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसमें से मोडी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। सो बिकॉज ऑफ negative outlook that Moody's has assigned to इंडिया सोवरेन रेटिंग, उसी को लेकर के फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहने जा रही है कि मूडीज़ ने जो निगेटिव ग्लोबल आउटलुक असाइन किया है, ये जो निगेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रेड असाइन किया है इंडिया को, दैट इज़ नॉट वर्थ। इंडिया ने जिस तरीके से रिकवरी करी है आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक, दैट इज़ वर्थ नोटिसिंग। और उस रिकवरी की वजह से, सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया की सोवरेन रेटिंग को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो यही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज के साथ मीटिंग होल्ड करने जा रहे हैं ऑन September 28। And into this meeting, Ministry is planning to present the economic recovery in the aftermath of the pandemic in support of its demand for upgrade। और जहाँ पर बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ये स्ट्रेस करेगी इस बात पे कि जो इंडिया की जो फिजिकल पोजीशन है वो कैसे इम्प्रूव हुई है इवन आफ्टर द हैवॉक दैट इज़ क्रिएटेड बाय सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन सोशल फ्रंट। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट के डेटा के बाद से मूडी जो है वो इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है उसको रिवाइज कर देगी। एज पर द मूडी, आफ्टर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट, मूडीज़ विल ऑल्सो गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अलग अलग कंट्रीज के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी डेटा कलेक्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उनसे भी डेटा कलेक्ट करेगी। पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे भी डेटा कलेक्ट करेगी कि उनका ओपिनियन क्या है इंडिया की रेटिंग को लेकर के, इंडिया के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को लेकर के, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। द सोवरेन रेटिंग ऑफ द इकोनॉमी आर among the key factors for the foreign institutional investors to allocate their investment, and because of this reason only India is so worried or so क्यूरियस अबाउट इंक्रीजिंग इट्स आउटलुक बाई मोडीज़। क्योंकि जब कभी भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री में जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं तो वो जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरह का रेट असाइन किया है, क्या रैंकिंग असाइन करी है, उनका आउटलुक कैसा है। जो डिफरेंट रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के क्या प्रोजेक्शंस रखते हैं, क्या फोरकास्ट रखते हैं, इन सब बातों पर बहुत ध्यान रखते हैं। और मूडीज़ जैसी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो कि बहुत रेनाउंड है, मूडीज़ की रेटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के FDI इनफ्लो पर। एंड दैट इज़ वाई इंडिया वॉज कंटिन्यूसली पिचिंग कि इंडिया को जो निगेटिव आउटलुक असाइन किया है मूडीज़ ने, दैट नीड्स टू बी चेंज। हालांकि जो मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं ये रेटिंग एजेंसीज, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये क्रिसिल हो गया, S&P हो गया, मूडीज़ हो गया, इनकी जो मेथडोलॉजी है दैट इज़ एक्चुअली इंक्लाइंस टूवर्ड्स द डेवलप्ड इकोनॉमीज़। डेवलपिंग इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। एक स्टैंडर्डाइज मेथडोलॉजी है जो कि डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी पर सिमिलरली अप्लाई करते हैं ये लोग, तो दैट इज़ समवेयर अनफेयर, ऐसा कई सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं। हालांकि वो सारे डिस्कशन, वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट शुड बी केप्ट असाइड।
अभी फ़िलहाल इंडिया का ये पर्पस है कि मूडीज़ ने जो इंडिया को नेगेटिव आउटलुक असाइन किया है, इन लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड असाइन किया है जून में लास्ट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो बेसिकली 2021 में जो जून में मूडीज़ ने लो इन्वेस्टमेंट ग्रेड असाइन किया था, पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स द इकोनॉमिक वीकनेसेस, weak policy effectiveness and slow reform movements even before the COVID-19 पैंडेमिक। तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो पैंडेमिक से पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी। अगर आपको याद हो 4.4 और 5% के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी लास्ट ईयर। तो उसको देखते हुए मूडीज़ ने लास्ट टाइम इंडिया की जो इकोनॉमिक या सोवरेन रेटिंग थी उसको लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल दिया था। एंड लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड इज़ बेसिकली जंक इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये कॉशियस किया जाता है कि इन इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए बिकॉज दे बिलोंग्स टू जंक कैटेगरी। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की वेंचर हो सकता है। और इसी के बाद से कंट्री वॉज एक्चुअली डिमांडिंग टू इंक्रीज इट्स सोवरेन रेटिंग, और जिसके लिए फ़िलहाल के लिए एक मीटिंग सितंबर 28 में शेड्यूल करी गई है, जिससे कि जो निगेटिव आउटलुक असाइन किया है मूडीज़ ने इंडिया की सोवरेन रेटिंग को, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए या उसको स्टेबल आउटलुक में ला दिया जाए। अगर हम बात करें मूडीज़ के अलावा अदर जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि एस.एन.पी की भी रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मूडीज़ के बाद। तो एस.एन.पी का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है इंडिया के लिए, जो एस.एन.पी ने जो असाइन किया है, दैट इज़ अ स्टेबल आउटलुक फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो एस.एन.पी का जो आउटलुक है दैट इज़ स्टेबल, लेकिन मूडीज़ और मूडीज़ के साथ फिच ने भी इंडिया को नेगेटिव आउटलुक रेटिंग असाइन करी है, जंक ग्रेड या लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड असाइन किया है। एंड बिकॉज ऑफ इट इंडिया इज गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद ऑल दीज रेटिंग एजेंसी। सो दीज आर द सोवरेन रेटिंग बाय वेरियस एजेंसीज। मूडीज़ ने Baa3, S&P BBB माइनस एंड फिच BBB माइनस। और अगर आउटलुक की बात करें, मूडीज़ का निगेटिव आउटलुक है, एस.एन.पी का स्टेबल एंड फिच का भी निगेटिव आउटलुक है। एंड ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है वो तीनों ही के केस में लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में इंडिया की सोवरेन रेटिंग है। तो लेट्स सी इस मीटिंग के बाद क्या मूडीज़ इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है उसको इंक्रीज़ करता है या लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ही रखता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 4। NFRA finds big gap in audit of IL&FS arm। IL&FS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड financial services. Basically, it is a non-banking financial company, or we also called it as a shadow bank. Established over 30 years ago, the conglomerates funds basically the infrastructure projects across the India. और अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसको IL&FS ने फंड किया है, तो दैट actually include 9 kilometer Chennai and Nashri tunnel, India's longest road tunnel, Delhi Noida toll bridge, Ranchi Patratu Dam Road, Baleshwar Khargapur Express, Tripura Power Projects and Gujarat International Financial Tech City, that we called as a gift city. So all these are the important infrastructure projects that were financed by IL&FS. और IL&FS की क्राइसिस के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मिसमैच, IL&FS was not able to repay its liability because of short term और long term लाइबिलिटी एंड एसेट मिसमैनेजमेंट। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की, डेफिनेटली IL&FS इज शेडो बैंक, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, तो उसके बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट शेयर होल्डर्स जो हैं वो LIC, SBI, जापान ऑरिक्स कॉरपोरेशन, HDFC, CBI जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं, दे आर द इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर्स ऑफ IL&FS। जब से IL&FS की क्राइसिस हुई है उसको लेकर के कई सारे मेजर्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए और इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च करी कि ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम IL&FS में आई। ऑल्दो प्राइमा फेसी ये लगता है कि शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और असेट मिसमैनेजमेंट के कारण ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी रिटर्न आना होता है वो लॉन्ग टर्म में आता है। एंड इफ़ यू आर इशूइंग द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, और अगर आप शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को फाइनेंस करना, तो डेफिनेटली जो ऑब्लिगेशंस होंगे वो भी शॉर्ट टर्म होंगे, बट आपका तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आना है, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और द क्राइसिस इन
एनी कंपनी, नॉट ओनली इन IL&FS। और इसी मिसमैच की वजह से IL&FS क्राइसिस हुई थी। अब आती है बात सब्सिडरीज की। अगर हम IL&FS की सब्सिडरीज की बात करें तो इट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सब्सिडरी IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ITNL बोलते हैं। इसके अलावा अदर सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड एंड फिनेंसर IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कई सारी सब्सिडरीज हैं जो आपस में मिलकर के काम करती हैं। क्राइसिस में हम जैसे डिस्कस भी किया है कि IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज फेल शॉर्ट ऑफ कैश एंड डिफॉल्टेड ऑन सेवरल ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन इवन एज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ड्राइड अप। IL&FS running construction project face cost overrun, delayed in land acquisition and approval like processes। और इसके बाद इट डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स इवन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, term and short-term deposits, and also fail to meet the commercial paper redemption obligation, जिसके बाद से IL&FS में क्राइसिस आई थी और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी लॉन्च करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज NFRA has found that the initial appointment of the auditing firm, तो auditing firm का जो अपॉइंटमेंट हुआ था and its continuation as a statutory auditor of IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, एक जो सब्सिडरी है IL&FS की, उसमें जो ऑडिटर्स थे वो उन ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और उन ऑडिटर्स का कंटिन्यूएशन इलीगल था, इलीगल एंड वॉइड, दैट द कंपनी लॉसेस वर अंडर stated as per those auditor। तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने का जो इशू था, उसके अलावा अगर ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में उनके कंटिन्यूएशन में भी कुछ इलीगैलिटीज़ देखने को मिली हैं। क्योंकि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का ये कहना है कि जो ITNL का लॉस था उसको अंडरस्टेट किया था इस ऑडिटर ने। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर ITNL फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 वॉज द SR बार्टली बॉय एंड कंपनी, दैट इज SRB कंपनी। और NFRA के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर ऑडिटर ने इंटेंशनली जानबूझ करके जो ITNL कंपनी है उसका जो लॉस था उसको अंडर एस्टिमेट किया था, अंडरस्टेट किया था। अगर हम SRB कंपनी की बात करें तो इट इज़ बेसिकली अ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, विच यूजेज द EY ब्रांड एंड ट्रेडमार्क फॉर ऑब्टेनिंग एंड प्रूविंग द ऑडिटेड सर्विसेज एंड इज एन इंडिपेंडेंट मेंबर फर्म ऑफ अर्न्स्ट एंड यंग ग्लोबल। और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो ऑडिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट है उसमें NFRA ने कहा है कि ITNL का जो फाइनेंशियल एक्सपोजर टू इट्स सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर अप्रॉक्सीमेटली 3,346 करोड़ का जो है वॉज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सीधा सीधा ये कहना है NFRA का कि इंटेंशनली इसको अंडरस्टेट किया गया। और audit firm has failed to appropriately and sufficiently evaluate the use of going concern basis of accounting by management and thus failed to note the implication thereof in the auditor's report। and the key conclusion, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रॉब्लम या और भी इश्यूज NFRA ने फाइंड किए। तो NFRA का जो की कंक्लूजन रहा है ITNL को लेकर के, उसमें initial appointment and continuation of SRBC company as a statutory auditor was found as illegal। अपार्ट फ्रॉम में जो ITNL का जो फाइनेंशियल एक्सपोजर था टुवर्ड्स इस सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर उसको भी प्रॉपरली वैल्यूड नहीं किया इस पर्टिकुलर ऑडिटर कंपनी ने। कंपनीज लॉस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 18 वॉज ऑल्सो अंडर स्टेटेड एज पर दिस ऑडिटर कंपनी, जो कि एटलीस्ट 2021 करोड़ का था, जिसको ऑडिटर फर्म ने प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं किया, प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किया। ऑडिटर फर्म फेल टू अप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं किया। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑडिटिंग फाइल फाउंड टू बी क्वेश्चनेबल ड्यू टू दिस टैम्परिंग। तो अब बहुत सारे जो लूप होल्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं IL&FS के केस में, जिसमें ITNL की अकाउंटिंग पैटर्न या एक
जो ऑडिटिंग पैटर्न है, ऑडिटिंग फर्म है, वो सबको लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन मार्क NFRA ने लगाया है। लेट्स सी आगे इसको लेकर के क्या डिसीजन होता है गवर्नमेंट का। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। ऑल स्टेट्स ऑन बोर्ड फॉर डिस्कॉम रिफॉर्म्स स्कीम। ये कोई न्यूज़ नहीं है, दिस इज ऑल्सो ओपिनियन ऑफ वन मिनिस्टर दैट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जिस तरह से डिस्कॉम और जेनकॉम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने कई बार रिफॉर्म किए और रिफॉर्म्स का हालांकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, या हम ये कहें इफेक्टिव आउटकम नहीं है। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जहाँ पर हमने कहा था कि सेंटर और जो सेंटर जेनकॉम्स हैं, जनरेटिंग कंपनीज हैं, दे आर नाउ गोइंग टू यूज़ द TPA ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जहाँ पर RBI डिस्कॉम्स और जेनकॉम्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें जेनकॉम्स ने एक बोला गया था, अश्योरेंस दिया गया था कि अगर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर अपना ड्यू या बिल पेमेंट नहीं कर पाती तो RBI उनके जो अकाउंट्स मैनेज कर रही है स्टेट्स के, उससे उनको पेमेंट करेगी। तो रिसेंटली हमने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी। इसके अलावा बहुत सारे और रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, स्पेशली स्टेट डिस्कॉम कंपनीज को और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली जो ये सेक्शन है, दिस इज ऑल अबाउट द ओपिनियन। वेयर एवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर RK Singh said that state are in consensus with the centers for 3 trillion पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम, जो कि इस साल लॉन्च करी गई थी। इस साल गवर्नमेंट ने 3 ट्रिलियन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम एक लॉन्च करी थी इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्टेट डिस्कॉम कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, और जिसके तहत स्टेट्स को 2 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है कि वो अपना जो लॉस रिडक्शन का प्लान है वो दिसंबर 2021 तक सबमिट कर दें। हालांकि वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, लेकिन स्टेट्स को कोविड की वजह से 2 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया है, और उस एक्सटेंशन में सिंपली ये कहा कि आपका जितना भी लॉस है जो स्टेट डिस्कॉम कंपनीज हैं, उस लॉस को आप कैसे रिड्यूस करेंगे, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, उस प्लान को दिसंबर 2021 तक सबमिट कर दीजिए। एंड एज पर हिम ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हैज़ सेड दैट दे विल रिड्यूस देयर लॉसेस एंड हैज़ ड्राफ्ट प्लान for it. Most of them will be able to submit their plan by the month of October as per the minister. और जब स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो अपने प्लान सबमिट कर देंगी, तो जो नई स्कीम है जो बेसिकली रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड रिवाम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, जिसमें स्टेट्स को उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेट्स मतलब स्टेट डिस्कॉम कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो जितनी भी स्टेट डिस्कॉम कंपनीज हैं वो अपने जो प्लान सबमिट करेगी उस पर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 ट्रिलियन का जो फंड एलोकेशन हुआ है 3 ट्रिलियन का, उसके तहत provided that discom companies are ready to इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ANT लॉसेस हैं उनको रिड्यूस कर, जो अनड्यू हैं पेमेंट्स हैं, जो बिल हैं जो पे नहीं हुए हैं उनको पे करना, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को, रिवेन्यू जो जनरेशन है उसको इम्प्रूव करना। अगर इस तरह के आउटकम्स पर वर्क करती हैं और रिजल्ट शो करती हैं, इट इज़ अ रिजल्ट लिंक, तो आउटकम अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर स्ट्रेंथनिंग अ सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो 3 ट्रिलियन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम आई है, ये रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है, जिसके तहत स्टेट्स को बोला गया कि आप अपने प्लान सबमिट कर दीजिए। आपके प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हैं और हमें वो रिजल्ट या आउटकम दिखता है, देन वी विल प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल असिस्टेंट इन ऑर्डर टू रिवैम्प दिस रिफॉर्म, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर आउटकम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट रिफॉर्म्स। और ये पहली बार नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनके रिफॉर्म के लिए कोई डिसीजन लिया है, कोई पॉलिसी या कोई स्कीम लाई है। बहुत टाइम से, लगभग 5 से 6 साल या 10 साल से डिस्कॉम्स को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लाए गए हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली सारे जो रिफॉर्म्स आए हैं, स्कीम्स आई हैं, उसको हमने टाइम टू टाइम डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। बैंक क्रेडिट कार्ड इशूअर इन अ टिजी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
रिकरिंग पेमेंट्स को लेकर के कुछ नॉर्म्स चेंज किए थे रिकरिंग पेमेंट्स को, और वो नॉर्म्स जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन है वो है अक्टूबर 1 से। बेसिकली बैंक्स को, जो क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनीज हैं, उनको बोला गया था कि अक्टूबर 1 तक आप ये सारे कंप्लाइंसेस इंश्योर कर लीजिए। तो अब चूंकि 10 दिन ही बचे हैं, 10 दिन भी नहीं, शायद 7 या 8 दिन ही बचे हैं, तो रिकरिंग पेमेंट्स को लेकर के जो भी नॉर्म्स आरबीआई ने लाए थे उसके कंप्लाइंसेस के लिए बैंक्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स, मर्चेंट आर all scrambling to meet the deadline. So racing against the time, these entities have now started notifying to their customer about the changes and with the alternative payments. Recurring payment basically जो monthly auto debit हो जाते हैं, जैसे आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको हर बार उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बैंक को अपने क्रेडिट कार्ड या मर्चेंट जो पेमेंट हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स, उनको आपने अपनी डिटेल्स देती है और वो मंथली डेबिट होता रहता है, ऑटो डेबिट होता रहता है आपके अकाउंट से। तो उसको लेकर के आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए थे और उस नॉर्म्स की जो डेडलाइन थी उसको कंप्लायंस करने की वो अक्टूबर 1 थी। और ये अब रिसेंटली ही आने वाले, जिसको वजह से जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, मर्चेंट है, दे ऑल आर स्क्रैम्बलिंग टू मीट दिस डेडलाइन। तो कस्टमर्स को नोटिफाई करना शुरू कर दिया गया है कि उनका जो रिकरिंग पेमेंट प्लान है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा टेम्परेरी बेसिस पर, अगर उनके जो कार्ड हैं वो कंप्लाई नहीं करेंगे आरबीआई के न्यू नॉर्म्स को। जैसे कि टेक्निकल जियान गूगल ने भी अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड करना शुरू कर दिया। कौन से सब्सक्राइबर्स को? जो जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेल सेंड करना कर दिया है कि इफ़ योर कार्ड इशूअर इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द आरबीआई रेगुलेशन एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिकरिंग मंथली पेमेंट्स, प्लीज ट्राई अगेन एंड यूज द सपोर्टेड कार्ड्स। तो जो भी कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, अगर उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है तो उनके कार्ड से रिकरिंग पेमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सस्पेंड कर दी जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कार्ड इशूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी जो कंप्लाई कर चुके हैं। कौन कौन से? वीज़ा कार्ड इशूड बाय एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। सो दीज बैंक्स और दीज Visa card company or payment aggregator company is all compliance with the RBI guidelines. So industry sources said other card issuers and bank had pulled up their shocks too in order to comply the new recurring payment norms issued by RBI. हालांकि customers को है उस particular alternative methods of payment और इस तरह की प्रॉब्लम जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट आरबीआई इज स्टिक ऑन इट्स नॉर्म ऑन रिकरिंग पेमेंट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बुल्स आई 60,000 amid record run. So India's benchmark indices notched new high on Thursday after investment sentiment got a boost from the US Federal Reserve dovish commentary. Recently मंडे को और ट्यूसडे को स्टॉक मार्केट में मेटल कंपनीज की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, बट थर्सडे को इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने वापस से रिकॉर्ड हाई ग्रोथ रजिस्टर्ड करी है एंड द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज द यूएस फेडरल रिजर्व्स डोविश कमेंट्री। तो अगर इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेस जो है वो 59,885 पॉइंट पर क्लोज हुआ विद द गेन ऑफ 958 पॉइंट्स और अप्रॉक्सीमेटली 1.6%. In intraday trade, the index hit approximately 59,957, just 43 points shy from the 60K mark. And Nifty has also shown the increase of 276 point and close at 17,823. एंड मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट, ये सिर्फ इंडिया में ही उछाल देखने को नहीं मिला है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट हैड शेड गेन्स दिस वीक एमिड द कंसर्न ओवर द पोटेंशियल रिस्क स्पिल ओवर ऑफ द एवरग्रैंड, जो कि हमने डिस्कस किया था कि चाइनीज़ के एक बहुत बड़े डेवलपर हैं जिसकी वजह से इंडिया में जो मेटल के जो स्टॉक्स थे वो इनिशियली मंडे और ट्यूसडे को डाउन हुए थे, बट फिलहाल के लिए अब जो सेंसेक्स के जो इंडाइसेस हैं दे आर शोइंग अ पॉजिटिव एंड द रिकॉर्ड ट्रेंड। तो डोविश फेड कमेंट्री बूस्ट द इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स amidst the Chinese developer statement.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गूगल मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट सीसीआई ऑन रिपोर्ट. सो गूगल हैज़ फाइल्ड अ रिट पटिशन विद दिल्ली हाई कोर्ट. किस लिए दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पटिशन फाइल करी है गूगल ने? अगेंस्ट द सीसीआई. सीसीआई स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. किस लिए? Followed the alleged leak of a confidential report that relates to the competition regulators' ongoing investigation into the dominance of a search engine Android operating system. तो बेसिकली 18 सितंबर को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल इंटरिम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिटेड बाय सीसीआई डायरेक्टर जनरल ऑफिस, सीसीआई डायरेक्टर जनरल ऑफिस टू द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया relating to the ongoing investigation into Google Android स्मार्टफोन एग्रीमेंट. गूगल और एंड्रॉयड के जो स्मार्टफोन्स आते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट जो हुआ था, उस एग्रीमेंट को प्रेस में रिलीज़ कर दिया, ऐसा गूगल का कहना है, जिसकी वजह से गूगल की जो इमेज है वो खराब. बेसिकली अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड फ़ोन्स में हमें गूगल सर्च इंजन इनबिल्ट ही मिलता है. तो इसी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट इंटरिम रिपोर्ट सबमिट हुई थी कि गूगल ने कार्टेल फॉर्म कर लिया है एंड्रॉयड के स्मार्टफोन्स के साथ में इन ऑर्डर टू डोमिनेट द सर्चिंग सर्विसेज ऑन इंटरनेट सर्चिंग सर्विसेज, जिसको लेकर के एलिगेशन थे. और उसी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सीसीआई डायरेक्टर जनरल ने सीसीआई को सबमिट करी थी. और गूगल का ये एलिगेशन है कि सीसीआई ने ये रिपोर्ट जो है इंटरिम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये प्रेस में रिलीज़ कर दी. और प्रेस में रिलीज़ करने के पहले गूगल ने यह भी कहा कि इवन अभी तक गूगल को ये रिपोर्ट रिसीव नहीं हुई. गूगल हैज़ नॉट येट रिसीव्ड और रिव्यूड दिस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. और सीधी सी बात है, इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि गूगल ने एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी हैं इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द रिलेटेड मार्केट इन ऑर्डर टू गेट द मोनोपोली. कि अभी आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है एंड्रॉयड स्मार्टफोन प्रोवाइडर से कि उनके सिस्टम में आपका जो सर्च इंजन है वो डिफ़ॉल्ट रहे और दूसरे जो सर्च इंजन है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट ना कर पाए. तो जैसे सर्टन टाइप्स ऑफ कार्टेल फॉर्मेशन, आपने कार्टेल फॉर्म किया है एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ में, एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन्स हैं उनके साथ में, और दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज considered as anti-competitive, unfair and restrictive trade practices in mobile operating system and related market as per the fact-finding interim report. तो गूगल ने एक पिटीशन फाइल करी है और उसमें गूगल ने ये कहा है कि दिस इज़ द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस विच इम्पेयर्स द गूगल एबिलिटी टू डिफेंड इट्स सेल्फ एंड हार्म its product, its partners and as well as its image as per the गूगल. लेकिन फिलहाल के लिए सीसीआई ने तो गिल्टी मान लिया है गूगल को. अब गूगल में भी शायद अदर वेज ढूंढ रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ अननेसेसरी प्रेशर ऑन सीसीआई. और अगर एंड्रॉयड की पेनिट्रेशन की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 97 से 98% मोबाइल जो यूज़र्स हैं दे यूज़ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो कैन यू इमेजिन द प्रेजेंस ऑफ गूगल कि जो 90 से 97 से 98% मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनमें गूगल सर्च इंजन है मैंडेटरी एज पर द एग्रीमेंट. सो मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऑफ एप्स अमाउंट टू द इम्पोजिशन ऑफ अनफेयर कंडीशन ऑन द डिवाइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अपार्ट फ्रॉम इट, प्ले स्टोर पॉलिसीज वन साइडेड ambiguous, vague, bias and arbitrary. तो सीसीआई ने फिलहाल अपनी इंटरिम रिपोर्ट में तो गूगल को गिल्टी माना है. लेट्स सी कि अब ये इशू, ये झगड़ा और आगे कहाँ तक जाता है सीसीआई और गूगल के बीच में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. डीजीएफटी इम्पोजेस 5 करोड़ कैप ऑन SEIS entitlement. Director General of Foreign Trade, that is DGFT, has imposed cap on what? Cap on entitlement under services export from India scheme at 5 crore per exporter for shipment done in financial year 2019 and 20. This move will benefit the small businesses in the service sector as per the DGFT.
यहाँ पर इतना ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 करोड़ का कैप लगा दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि SEIS क्या है, तो ये हमने कई बार डिस्कस किया है, एक सेपरेट वीडियो भी है इसके लिए। बेसिकली SEIS का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 2020। 5 साल की जो FTP बनती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसका पार्ट था बेसिकली टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, एंड अंडर द स्कीम गवर्नमेंट गिव्स 3 to 5% incentive on net foreign exchange earned in the form of duty credit scripts। तो स्क्रिप्ट इशू करी जाती थी इसमें, और रिसेंटली ये SEIS और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय विच स्कीम। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख करके बताइएगा कि ये स्कीम किस पर्टिकुलर नई स्कीम से रिप्लेस कर दी गई है अंडर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब चूंकि नई स्कीम आ चुकी है तो डेफिनेटली जितने भी स्क्रिप्ट्स थे और जितने भी जो इंसेंटिव्स थे उन सबको अवेल करने की जो डेडलाइन थी वो गवर्नमेंट ने दी थी फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, और वो December 21 तक बोला गया है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं दैट दे शुड सबमिट ऑल द SEIC फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 टिल December 31। और जो ये 5 करोड़ का कैप रखा है इंटाइटलमेंट में, एज पर द DGFT दिस विल बेनिफिट द टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एजुकेशन एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट द स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इन द सर्विसेज सेक्टर। तो एक्सटेंशन और कैप जो बढ़ा दिया इसकी वजह से जितने भी स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स हैं दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सम फाइलिंग ग्लिचेस रिमेन वर्किंग विद IT डिपार्टमेंट इंफोसिस को जो डेडलाइन दी गई थी, जो IT पोर्टल पे, जो इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल में जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं उनको रिमूव करने की वो डेडलाइन खत्म हो गई है। स्टिल देयर आर सम ग्लिचेस देयर इन द IT पोर्टल दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड और डेवलप्ड बाई इंफोसिस। तो उन सारे ग्लिचेस को एक्नॉलेज किया है इंफोसिस ने, और इंफोसिस का ये कहना है कि दे are working with the IT department and IT department officials, and they have acknowledged that some users continue to experience difficulties on income tax filing portals, but they are working on it expeditiously, and it is very likely that they will resolve these glitches as soon as possible. Even as it makes steady progress, Infosys recognizes the ongoing challenges faced by some users and has engaged with more than 1,200 taxpayers directly to better understand their concern. Probably with IT officials, with taxpayers, and with developers, they can all simultaneously or unanimously solve these glitches. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस इतना इंपॉर्टेंट है कि IT डिपार्टमेंट जो इंफोसिस ने जो टैक्स पोर्टल बनाया है वो टैक्स पोर्टल कैसा है, उसका नाम क्या है। प्रोबेबली दिस कुड फॉर्म अ क्वेश्चन इन योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पोर्टल के बारे में थोड़ा सा आप देखते क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज़ में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you.